इकनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग करारोपण के एक सिद्धांत, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एग्रीगेट सैक्रिफाइस, न्यूनतम कुल त्याग के सिद्धांत के रूप में जानते हैं, के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। ये सिद्धांत वैयक्तिक करदाताओं की स्थिति, उन पर लगने वाले करारोपण के साथ ही साथ करारोपण के कारण समाज पर जो उपयोगिता के त्याग या कुल त्याग के रूप में प्रभाव पड़ते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। लोकवित्त के अंतर्गत सरकार का ये प्रयास होता है कि जब वह कर लगाए तो कर के कारण जो जनता को कष्ट होता है, उपयोगिता का लॉस होता है, वो कम से कम हो, और जब व्यय करे तो उससे होने वाला जो लाभ है, समाज को जो मिलता है, वो अधिक से अधिक हो। और इस प्रकार लाभ को अधिकतम करना, कुल लाभ को, और कुल त्याग को न्यूनतम करना, और कुल लाभ और कुल त्याग का जो अंतर है, जिसे हम नेट बेनिफिट कहते हैं, नेट सोशल बेनिफिट कहते हैं, उसको अधिकतम करना उसका लक्ष्य होता है। और इस संदर्भ में ये सिद्धांत लोकवित्त के उस एक सामान्य सिद्धांत के एक अंश जो करारोपण से संबंधित है, उसकी जो वांछनीयता है उसे पूरा करता है। और वो इस संदर्भ में कि यह कर या कर का जो ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार यदि करारोपण किया जाए तो कर से जो जनता के ऊपर भार पड़ता है वो न्यूनतम होगा। और इस दिशा में लोकवित्त के जो हमारा सिद्धांत है, उसके एक अभिन्न अंग के रूप में करारोपण का ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं प्रोफेसर कार्वर, प्रोफेसर एजवर्थ, और ये सिद्धांत सैद्धांतिक रूप में एक तरह से अकाट्य है। और लोकवित्त के जो प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर पीगू, प्रोफेसर डाल्टन, प्रोफेसर लर्नर, प्रोफेसर R.A. मसग्रेव, ये सब इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। और एक तरह से इस सिद्धांत को कहा जाता है कि ये अल्टीमेट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन है, ये करारोपण का अंतिम सिद्धांत है। अब इससे बेहतर कोई दूसरा सिद्धांत हो नहीं सकता जिसका ये आशय निकलता है। तो हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि ये सिद्धांत क्या कहता है और किस प्रकार से करारोपण करने की एक तरह से हिमायत करता है। यहाँ हम आपको बता दें कि ये सिद्धांत कुल सामाजिक त्याग को न्यूनतम करने का प्रयास करता है। इसलिए इस सिद्धांत में भी त्याग को ही आधार मानकर सिद्धांत का विवेचन किया गया है। और इस रूप में हमने इसके पहले जब
कर देय योग्यता या भुगतान योग्यता सिद्धांत पढ़ा था, तो वहाँ भी हमने त्याग की संकल्पना को स्वीकार किया था और वही संकल्पनाएं यहाँ भी हम स्वीकार करते हैं कि जैसे जैसे आय बढ़ती है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। दूसरे ये कि करारोपण के कारण जो उपभोक्ताओं को अपनी उपयोगिता के रूप में क्षति होती है उसे मापा जा सकता है, अर्थात उपयोगिता और त्याग मापनीय हैं। और तीसरे ये भी स्वीकार कर लिया गया कि विभिन्न करदाताओं की अंतर्वैयक्तिक तुलना संभव है। और इस आधार पर ये सिद्धांत ये बताने का प्रयास करता है कि किस स्थिति में कुल त्याग समाज का न्यूनतम होगा, अर्थात करारोपण किस प्रकार से लगाया जाए। और ये सिद्धांत ये बताता है कि समाज का करारोपण के कारण होने वाला कुल त्याग न्यूनतम उस स्थिति में होगा जब करदाताओं पर इस प्रकार से कर लगाए जाएं कि प्रत्येक करदाता मुद्रा की अंतिम इकाई जो कर के रूप में देता है उससे होने वाला त्याग सबके लिए समान हो जाए और मुद्रा की अंतिम इकाई जो कर के रूप में दी जाएगी और उससे जो उपयोगिता की हानि होगी, जिसे हम त्याग कह रहे हैं, उसे हम मार्जिनल सैक्रिफाइस या सीमांत त्याग का नाम देते हैं। तो ये सीमांत त्याग वैयक्तिक करदाताओं के त्याग होंगे और इस त्याग की समानता के आधार पर करारोपण का निर्धारण होगा, अर्थात करदाताओं पर जब कर लगेगा तो प्रत्येक करदाता कर के रूप में जो मुद्रा की अंतिम इकाई देगा उससे होने वाली संतुष्टि का जो नुकसान है, जिसे हम सीमांत त्याग कह रहे हैं, मार्जिनल सैक्रिफाइस, वो समान होना चाहिए। तो यहाँ पर हम करदाताओं की बात कर रहे हैं और करदाताओं को हम जानते हैं कि करदाताओं में लोगों की उनकी जो कर देय योग्यता होगी, जिसे हम किसी भी रूप में देख सकते हैं और सामान्यतः हम आय के रूप में बात चर्चा करते हैं। और इस रूप में अगर हम आय के रूप में कहें तो हम कह सकते हैं कि जो विभिन्न करदाता हैं उनकी आय के स्तर अलग अलग हो सकते हैं, होते ही हैं। धनी होंगे, निर्धन होंगे, एक दूसरे की तुलना में एक दूसरा धनी निर्धन होगा इस रूप में, और कई ऐसे भी होंगे जो एक समान स्थिति में होंगे। और हमने इसके पहले इक्विटी के संदर्भ में दो तरह की अवधारणाओं, क्षैतिजीय समानता और ऊर्ध्व समानता, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इक्विटी की बात की है। और हम लोग जानते हैं कि करारोपण में इन दोनों जो समताएं हैं उन्हें यदि हमें प्राप्त करना है तो हमें एक समान में स्थिति में रहने वाले करदाताओं के साथ एक जैसा व्यवहार करना होगा और जो असमान स्थिति में हैं उनके साथ असमान व्यवहार करना होगा। तो ये सिद्धांत भी इन दोनों संकल्पनाओं को स्वीकार करता है और इस सिद्धांत में दोनों को उपयोग में लाया गया है। और इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि ये सिद्धांत समानता और न्याय की दृष्टि से भी उचित है। और दूसरे, व्यक्तिगत त्यागों के आधार पर इस सिद्धांत में समाज के कुल त्याग को भी देखा गया है और उसे न्यूनतम करने का प्रयास किया गया है। इस दृष्टि से समाज के सभी व्यक्तियों या पूरे समाज के कल्याण को इसमें ध्यान रखा गया है।
और क्योंकि कर लगाना सरकार की बाध्यता है, क्योंकि जनता के हित के लिए उसे तमाम कार्य संपादित करने होते हैं, जिसके लिए वित्त प्रबंधन हेतु कर लगाने पड़ते हैं। तो इस कर लगाने की जो अपरिहार्यता है, उसके बावजूद भी ये सिद्धांत ये बताता है कि सरकार जब कर लगाए तो कर लगाने से, क्योंकि जनता को हानि होगी, उनको कष्ट उठाना पड़ेगा, उपभोगों में उनके कटौती होगी, उनकी आवश्यकताएं में कटौती होगी, और इसलिए उन्हें जो कष्ट होगा तो सरकार का ये प्रयास हो कि वो कष्ट जो है, जो सामाजिक त्याग है, वो कम से कम हो। और ये सिद्धांत उसी दिशा में बताता है कि ये कैसे कम किया जाए। और हम लोग देख चुके हैं कि ये सिद्धांत ये बता रहा है कि अगर सभी करदाताओं पर इस प्रकार से कर लगाया जाए कि सभी करदाताओं के सीमांत त्याग जो कर देने के नाते होते हैं, जो मुद्रा की अंतिम इकाई वो कर के रूप में देता है, उससे जो उसे कष्ट होता है, वो त्याग अगर बराबर हो जाए तो समाज का कुल त्याग करारोपण के कारण जो होगा वो न्यूनतम होगा। तो इस सिद्धांत में कर जब हम लगाएंगे तो हम जानते हैं कि आय के बढ़ने के साथ साथ मुद्रा की सीमांत उपयोगिताएं घटती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हमको त्याग को न्यूनतम करना है तो हमको सबसे पहले सबसे धनी व्यक्ति पर कर लगाना होगा, क्योंकि जिसकी आय जितनी ही ज़्यादा होगी उसके अंतिम जो मुद्रा है आय की, उसकी सीमांत उपयोगिता उतनी ही कम होगी। और यदि उसको कर के रूप में लिया जाएगा तो जो कष्ट होगा कर देने के कारण वो कम से कम होगा, सबसे कम होगा। और सरकार को एक व्यक्ति को कर लगाने से तो आय पूरी नहीं होगी जो उसको चाहिए सार्वजनिक सेवाओं के उत्पादन के लिए। ऐसी स्थिति में वो बहुत सारी आय चाहिए, तो जो प्रक्रिया होगी वो ये होगी कि सबसे पहले सबसे अधिक आय वाले व्यक्ति पर कर लगेगा। उसके बाद अगर उससे कम आय का दूसरा व्यक्ति है तो जब उस आय के बराबर हो जाएगा वो भी कर देने के बाद, तब फिर दोनों व्यक्तियों पर कर लगेगा। और जब दोनों व्यक्तियों पर कर लगने के बाद उपरांत जो आय बनती वो किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के बराबर हो जाती है तो तीसरे व्यक्ति पर भी कर लगेगा। और इस प्रकार से ऊपर से कर लगना शुरू होगा सबसे धनी व्यक्ति से, और वो तब तक सरकार कर लगाती जाएगी जब तक इस कर लगाने की परिधि में जो व्यक्ति आएंगे और जब तक सरकार को उतनी पर्याप्त आय न मिल जाए जितना उसे सार्वजनिक व्ययों के लिए ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति में इस सिद्धांत के अनुसार जब कर आरोपण होगा तो ये ऊपर से धनी व्यक्तियों के लगेगा, और धनी व्यक्तियों पर जो कर लगेगा ऊपर से लगता जाएगा, और तब तक ये लगता जाएगा जब तक सरकार को पूरी आय प्राप्त न हो जाए। और ऐसी स्थिति में ऐसा होगा कि सभी व्यक्तियों पर कर नहीं लग पाएगा या लगेगा, क्योंकि सरकार की आय ऊपर ही कहीं पूरी हो जाएगी और उसके नीचे जिन लोगों की आय होगी वो कर देने से बच जाएंगे या कर छूट की सीमा में वो आ जाएंगे। लेकिन जिनके ऊपर कर लगा है, इस सीमा के ऊपर जितनी भी उनकी आय है, किसी की कम होगी कि दूसरे की उससे ज़्यादा, तीसरे की उससे ज़्यादा, इस रूप में होगी, वैसी स्थिति में ये सारी आय कर के रूप में ले ली जाएगी। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कर की एक न्यूनतम सीमा होगी और इस सीमा के ऊपर जिनकी आय होगी उनकी पूरी आय कर के रूप में सरकार ले लेगी, और कर लेने के बाद जितने भी करदाता हैं उनकी आय बराबर हो जाएगी। और जब आय बराबर होगी तो इसका मतलब है कि सभी व्यक्तियों के लिए जो मुद्रा की अंतिम इकाई या उनके आय की जो अंतिम इकाई है और सबकी आय बराबर है, उसकी उपयोगिता बराबर होगी। और इसलिए आगे यदि कर के रूप में उनसे कुछ भी वसूला जाएगा तो उनके कष्ट या सीमांत त्याग भी बराबर होंगे, अर्थात सभी करदाताओं के सीमांत त्याग बराबर होंगे। ये जो कर की अधिक न्यूनतम सीमा है जिसके नीचे आय पर कर नहीं लगाया जा रहा है, वहाँ पर सभी व्यक्तियों के सीमांत त्याग बराबर होंगे
और सबकी आय भी बराबर हो जाएगी कर देने के उपरांत। लेकिन इस सीमा के नीचे जितने व्यक्ति छूट गए हैं उनमें भी कुछ की आय कम, कुछ की ज़्यादा, और इस प्रकार से आयों में असमानताएं होंगी। लेकिन इन पर करारोपण क्योंकि नहीं लगा है और कर छूट सीमा के ये दायरे में भीतर आएंगे और इस नाते इनकी आयों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस न्यूनतम जो आय की कर की सीमा है उसके नीचे जिनकी आय है उनकी आय में असमानताएं जैसे पहले थीं वैसे अब भी बनी रहेंगी और इन पर करारोपण नहीं होगा। लेकिन इस न्यूनतम सीमा के ऊपर जितनी आय लोगों की है वो पूरी की पूरी आय करारोपण के द्वारा सरकार कर के रूप में प्राप्त कर लेगी। तो एक बात और यहाँ स्पष्ट है कि इस न्यूनतम सीमा के ऊपर जिन लोगों की आय है उसमें किसी की आय कम होगी, किसी की आय ज़्यादा होगी। तो जिनकी आय जितनी ही ज़्यादा होगी उनके ऊपर कर का भार उतना ही ज़्यादा होगा। और इस प्रकार से ये सिद्धांत प्रगतिशील करारोपण के पक्ष में है। और प्रगतिशील करारोपण जैसा कि हम जानते हैं जिसका ये अर्थ होता है कि धनी व्यक्तियों पर कर भार अधिक हो और निर्धनों पर कर भार कम हो। और क्योंकि ये सिद्धांत उसका पालन करता है इसलिए हम कह रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्षैतिजीय समता और वर्टिकल इक्विटी जिसमें असमान के साथ असमान व्यवहार, जिनकी आय कम उन पर कर कम, जिनकी आय ज़्यादा उन पर कर ज़्यादा, और अगर समान परिस्थिति में कई लोग हैं तो दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार और उस समता के सिद्धांत या नियम का भी ये पालन करता है। और दूसरे ओर क्योंकि समाज के कुल त्याग को ये न्यूनतम करने की बात करता है इसलिए ये कल्याणवादी अर्थशास्त्र या कल्याण के पहलू को भी इस सिद्धांत में ध्यान में रखा गया है। और इस दृष्टि से इस सिद्धांत को, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अर्थशास्त्रियों ने कहा कि ये अल्टीमेट प्रिंसिपल है, ये सर्वोत्तम सिद्धांत है करारोपण का, और अब इससे बेहतर इसके आगे अन्य किसी सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है और न कोई सिद्धांत इससे बेहतर और हो सकता है। अब इस सिद्धांत को हम समझाने का प्रयास आपको करें और उसको हम यहाँ एक सारणी के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर हमने इस सारणी में देखेंगे आपका ध्यान केवल इसी सारणी पर हो क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर बहुत सारी चीज़ें बनी है और हम क्रमशः वहाँ पहुँचेंगे। इस सारणी में आप देखिए यहाँ लिखा है यूनिट्स ऑफ टैक्स, मतलब ये कर की इकाइयाँ हैं। और कर की इकाइयाँ का मतलब पहली इकाई जब कर की ली जाएगी, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी इकाई, पाँचवीं इकाई, छठवीं, मतलब उत्तरोत्तर हम कर लगाएंगे। एक इकाई कर की लेते हैं किसी व्यक्ति से, दूसरी इकाई उससे लेते हैं, फिर तीसरी इकाई लेते हैं, ऐसे। और यहाँ पर ये करदाता हैं और मार्जिनल सेक्रीफाइस ऑफ टैक्स पेयर्स, जो करदाता हैं कर देने से जो उनको सीमांत त्याग करना पड़ता है उसको दिया गया है। और हम लोग जानते हैं और बता चुके हैं बार बार कि मुद्रा जब अधिक होती है आय हमारे पास तो अंतिम इकाई की उपयोगिता कम होती है। इस नाते जब कर पहली बार लगता है तो कष्ट कम होता है, और जब अगली बार एक इकाई और ली जाती है तो क्योंकि आय घट जाती है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिताएँ पहले से ज़्यादा हो जाती हैं, इस नाते कष्ट बढ़ जाता है। उसी कष्ट को हम उसी क्रम में लिख रहे हैं। तो ये हमने 5 करदाताओं को लिया है, ये टैक्स पेयर्स हैं A B C D E, और इनको हमने क्रम में रखा हुआ है। A सबसे धनी है, B उससे कम, और इस रूप में धीरे धीरे आय घटती जाती है इन करदाताओं की। और अब जब कर लगाया जाएगा तो कह रहे हैं पहली इकाई जब लगेगी A पर तो हम कह रहे हैं उसको त्याग करना पड़ रहा है 2। यहाँ ध्यान रखिए, ये चित्र हमने केवल, या सारणी हमने केवल इस तथ्य को समझाने के लिए किया है कि जब सीमांत त्याग सबके बराबर होंगे तो कुल त्याग कितना होगा, क्या वो न्यूनतम होगा, और उसके लिए अंकों का प्रयोग किया है। और अंकों का जो प्रयोग किया है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको ये बताएं कि ये रुपया है कि पैसा है कि 1 रुपया है कि 10 रुपया है। हम कह रहे हैं ये कर की इकाइयाँ हैं, सभी इकाइयाँ बराबर हैं। जब एक बार लेते हैं कर तब, उतने कर दोबारा लेते हैं तब, उतने कर तिबारा लेते हैं तब, तो ये कर की इकाइयाँ हैं। उनसे होने वाला कष्ट हम किसी रूप में लिख सकते हैं, उसकी कोई यूनिट भी ना हो तब भी सही है। और हम ये दिखा रहे हैं कि पहली बार जब कष्ट हुआ अगर 2, तो दूसरी इकाई लेंगे तो 2 से ज़्यादा होगा, बस 2 से ज़्यादा हमको लिखना है। 2 से ज़्यादा हमने लिख दिया 3,
अगली बार 4, अगली बार 6, 8, 10 ऐसे ये बढ़ेगा। जैसे जैसे उत्तरोत्तर उस पर हम कर लगाएंगे, कर से होने वाला त्याग बढ़ता जाएगा। बी व्यक्ति का त्याग भी ऐसे बढ़ेगा, सी का भी, डी का भी और ई का भी। लेकिन इसकी पहली इकाई क्योंकि ज़्यादा धनी तो इसको 2 कष्ट होता है, ये उससे गरीब है तो उसको 3 कष्ट होता है, ये उससे गरीब है तो 5 होता है, अगले को 6 होता है, अगले को 8 होता है। लेकिन जब दूसरी तीसरी लगेगी तो ये क्रमशः बढ़ता हुआ होगा। तो ये उनके कष्टों या त्यागों को अंकीय रूप में लिख दिया गया है। और अब हम कह रहे हैं कि अगर जो व्यवस्था है कि अगर सरकार को 1 इकाई कर लगाना हो तो कहाँ लगाए, तो हम कहेंगे वहाँ लगाए जिसको सबसे से कम कष्ट हो। इसका मतलब 1 इकाई लगाना हो तो हम ए व्यक्ति से लेंगे, ये उसको 2 कष्ट होगा। और अगर क्योंकि पूरे समाज में हम कह रहे हैं 6 ही व्यक्ति हों, 5 ही व्यक्ति यही हों और उसमें केवल 1 व्यक्ति पर कर लगा, उसको कष्ट हुआ 2, तो कुल त्याग 2 हुआ समाज का। अब हम कह रहे हैं कि सरकार को और चाहिए, मान लीजिए 5 यूनिट कर की चाहिए, 10 यूनिट कर की चाहिए, तो हमने इसी उदाहरण में आपको ये दिखाने का प्रयास किया कि मान लीजिए सरकार 10 यूनिट टैक्स ले, तो 1 यूनिट लिया तो इसको 2 ऊपर भार आया। अब और मान लीजिए उसको 3 यूनिट और लेनी हो, ऐसे मैं बताऊँ आपको, तो कहेगा किससे लें, जिस पर भार सबसे कम पड़ता है। तो 2 के बाद यहाँ से ले सकता है, इस पर 3 भार पड़ेगा, इसको 1 यूनिट ले सकता है, इस पर 3 भार पड़ेगा। उसके बाद चौथी लेना होगा तो देखेगा ये 4 ले लें क्योंकि 5 इस पर 5 पड़ेगा, इस पर 4 पड़ेगा। तो इस प्रकार से जहाँ सबसे भार कम होगा उस पर कर का करारोपण होगा। और अगर 10 यूनिट लेना हो, और जानबूझ के मैंने इसको बनाया ताकि आपकी समझ में आ जाए, तो आप देखिए ये 4 इकाई लेंगे तो 6 त्याग अंतिम इकाई का, इससे 3 लेंगे तो इसका 6 त्याग, इसका 2 लेंगे तो 6 त्याग, इसका 1 लेंगे तो 6 त्याग। और इकाइयाँ कितनी हुई, इसको 1, 2, 3, 4 इकाई इससे, 1, 2, 3 इससे, 4, 3, 7, 8, 9, 10 इकाई अगर कर की सरकार को वसूलनी हो तो सबसे बेहतर तरीका उसका ये होगा कि ए व्यक्ति पर वो 4 इकाई कर लगाए, बी व्यक्ति पर 3 इकाई कर लगाए, सी व्यक्ति पर 2 इकाई कर लगाए, डी व्यक्ति पर 1 इकाई कर लगाए। और जब ऐसा लगेगा करेगा तो 10 इकाई उसे कर मिल जाएगा। और होगा क्या कि कर के रूप में जो अंतिम इकाइयाँ वो दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए चौथी इकाई कर की जब लगेगी तो इसको 6 कष्ट होगा, इसको जो है 6 कष्ट होगा जब 3 लगेगी, इसको 6 कष्ट होगा जब 2 लगेगी, इसको 6 कष्ट होगा जब पहली इकाई लगेगी इसके ऊपर। और इसी को हम कहते हैं सीमांत त्याग। और ये सिद्धांत ये बताता है कि विभिन्न करदाताओं पर कर इस प्रकार से लगाए जाएं, इतने कर लगाए जाएं कि कर की अंतिम इकाई जो वो देता है उससे होने वाला कष्ट सबका बराबर हो जाए। तो हमारे इस चित्र में सबका कष्ट बराबर होगा। और अगर हम 10 इकाई कर के लगाएं तो इन 4 व्यक्तियों पर कर लगेगा। 5वां व्यक्ति का त्याग 8 है, इस नाते 5वें व्यक्ति पर कर नहीं लगेगा। और 10 हमारा पूरा हो गया। और इसमें हमने ये ध्यान रखा कि इसको हम करों को इस प्रकार से लगाएं कि अलग सभी व्यक्तियों पर जो भार पड़े वो न्यूनतम हो, तो वो समान हो, सीमांत त्याग बराबर हो। और अगर ये सीमांत त्याग बराबर हो तो आप देख सकते हैं कि समाज को कितना कष्ट हुआ। पहले व्यक्ति को ये कष्ट हुआ, 4 इकाई दिया, पहले से 2 कष्ट, 3 कष्ट, 4 कष्ट, 6 कष्ट। और सब जोड़ो तो देखो यहाँ लिखा हुआ है ये व्यक्ति जो है ये 4 यूनिट्स इस पर कर लगते हैं और इसका कुल त्याग होंगे 2 धन 3 धन 4 धन 6, ये 2 3 5 4 9 और 6 15। बी व्यक्ति पर ये लगेगा 5 3 8 6 14, 5 3 8 6 14, इस पर लगेगा 6 5 11, इस पर लगेगा 6। और जब ये सबको जोड़ोगे आप पूरे कैर को, तो यहाँ लिख दिया मैंने टोटल सेक्रीफाइस होता 15 14 11 6 मिला के 46। अगर कहीं जोड़ में गलतियां हों 5 4 9 1 10 6 16 1 1 2 1 3 1 4 सही है। तो ये 46 यूनिट जो है वो उनको कुल त्याग करना पड़ेगा अगर 10 यूनिट सरकार लगाए और इस प्रकार से लगाए, ए पर 4, बी पर 3, सी पर 2 और डी पर 1 और ई पर कोई कर नहीं लगेगा। तो ई इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, वो कर से मुक्त होगा क्योंकि वो उसको अगर आप लगाएंगे तो उसको 8 त्याग देना पड़ेगा और हमको वहाँ लगाना है जिसका त्याग कम से कम हो। तो
तो ऐसी स्थिति में ये कहा गया कि अब ये 46 जो है समाज को त्याग करना पड़ा जब सरकार ने 10 इकाई कर लगाई। अब आप देख सकते हैं कि अगर सरकार इस 10 इकाई को किसी अन्य दूसरे प्रकार से वसूले तो क्या करेगी? मान लीजिए किसी एक का घटा देगी, दूसरे का बढ़ा देगी। तो अगर मान लीजिए ए पर वो अंतिम इकाई न ले और इसको बी से वसूल ले, तो बी से वसूलोगे तो बी को कष्ट होगा 8, और पहले कष्ट हो रहा था 6 समाज को, तो समाज के उल कष्ट में से 6 आप घटा के 8 जोड़ दोगे तो 2 बढ़ जाएगा, ये 46 2 48 हो जाएगा, त्याग बढ़ जाएगा। तो कहीं भी किसी भी एक यूनिट को आप घटाएंगे तो दूसरे में बढ़ाना पड़ेगा, और जहाँ भी बढ़ाएंगे वो 6 से ज़्यादा आएगा, 6 से ज़्यादा ये भी है, 6 से ज़्यादा ये भी है, 6 से ज़्यादा ये भी है, 6 से ज़्यादा। तो एक यूनिट किसी की घटाएंगे तो कल्याण में 6 कटौती होगी, और जब बढ़ाएंगे तो वृद्धि 6 से ज़्यादा होगी। वैसी स्थिति में 10 इकाई किसी अन्य तरीके से यदि आप सरकार वसूलती है तो ये कुल त्याग समाज का इससे ज़्यादा हो जाएगा। अर्थात जब कर इस प्रकार से लगाए जाएं कि सभी करदाताओं पर के सीमांत त्याग बराबर हों कर लगने के कारण, वैसी स्थिति में कुल त्याग न्यूनतम होगा, और यही लक्ष्य है इस सिद्धांत का, कुल त्याग को न्यूनतम करना। तो कुल त्याग न्यूनतम उस स्थिति में होगा जब सभी करदाताओं पर कर इस प्रकार से लगे कि उनके सीमांत त्याग या कर के रूप में जो अंतिम इकाइयाँ मुद्रा की वो सरकार को देते हैं, उनसे होने वाला कष्ट या त्याग उपयोगिता में हानि बराबर हो जाए। और वो इस उदाहरण के माध्यम से हमने दिखाने का प्रयास किया है। और इस सिद्धांत में हमने देखा है कि पहले सबसे धनी व्यक्ति के ऊपर से कर लगना शुरू होगा और वहाँ जाके समाप्त होगा जब सरकार की को पूरी आय मिल जाएगी, और ऐसा होने के बाद भी तमाम ऐसे व्यक्ति होंगे जो के ऊपर कर नहीं लगेगा, अर्थात वो छूट जाएंगे। तो इस चीज़ को हम एक और दूसरे चित्र से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए दूसरा चित्र है। इस चित्र में हमने यहाँ पर कई करदाताओं को लिखा है, A B C D E F G H I। ये करदाता हैं, इंडिविजुअल्स हैं, करदाता न कहें उनको, ये व्यक्ति हैं। इनमें से जिनके ऊपर कर लगेगा वो करदाता कहलाएगा, जिनके ऊपर नहीं लगेगा वो छूट जाएंगे, वो व्यक्ति ही रह जाएंगे, वो करदाता हम नहीं कहेंगे। इस नाते हमने इसको यहाँ इंडिविजुअल्स लिखा। ये इंडिविजुअल्स हैं A से लेके I तक। और इस वाई अक्ष पर हमने इनकम लेवल रखा है, जिसमें ये दिखाने का प्रयास किया है कि इन व्यक्तियों की आय कितनी है, और ये आय, ये ए डैश ए की आय है, बी जो है वो बी की आय है, ऐसे सी की आय है, डी की आय है। तो ये आय के स्तरों को, विभिन्न करदाताओं के आय के स्तरों को दिखाते हैं। हमने यहाँ आपको बताने का प्रयास किया कि जब सीमांत त्याग बराबर हो जाएंगे तो उसका ये मतलब होता है जब सबकी आय कर देने के बाद बराबर होगी तभी सीमांत त्याग बराबर होगा, क्योंकि सभी व्यक्तियों के लिए हमने माना है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिताएं एक जैसी हैं। अगर सबकी आय बराबर है तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता सबके लिए बराबर होगी, और जब सीमांत उपयोगिता सबकी बराबर होगी और उसको हम कर के रूप में लेंगे तो सबके सीमांत त्याग भी बराबर होंगे, क्योंकि उसी उपयोगिता के ह्रास को ही हम त्याग कहते हैं। तो जब सीमांत त्याग बराबर है तो इसका मतलब है कि कर लगने के पहले तो सबकी आयें अलग अलग थीं, लेकिन कर के उपरांत जितने लोगों पर कर लगा है उनकी आय बराबर हो जाएगी। अगर सीमांत त्याग बराबर है तो आय बराबर होना चाहिए, और ऐसी स्थिति में अगर कर लगा है तो ये एम डैश जो है ये वो न्यूनतम आय है जहाँ तक कर लगा हुआ है। अर्थात इस न्यूनतम आय पर जितने लोगों पर कर लगा है उनकी आय बराबर हो जाएगी, अर्थात इसके ऊपर जो भी आय है वो सरकार कर के रूप में ले लेगी। तो हमारे इस चित्र में ये न्यूनतम जो हम कह रहे हैं कि आय जो कर के रूप में वसूली गई है, इस सीमा से ऊपर ये 5 व्यक्ति आते हैं, A B C D E। इनकी आयें जो हैं इस सीमा के ऊपर हैं और इनकी सारी आय कर के रूप में ले ली जाएगी। और अगर इस चित्र में आप देखें तो ए व्यक्ति की आय सबसे ज़्यादा, अर्थात ए से सबसे ज़्यादा कर लगेगा, बी पर उससे कम, सी पर उससे कम, डी पर उससे कम, ई पर उससे कम। और इस रूप में कर में प्रगतिशीलता है, क्योंकि जिसकी आय जितनी ज़्यादा उससे उतनी ही आय ली गई।
तो ये एक न्यूनतम सीमा के ऊपर की सारी आय ले ली गई और हम ये कह रहे हैं कि इतनी आय से सरकार का काम चल गया, अब सरकार को कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसलिए ये जो इसके आगे ये FGHI वाले बच रहे हैं, ये कर छूट के अंतर्गत आ गए, इनके ऊपर कर नहीं लगेगा। तो अब देखें, इनकी आय जैसे पहले थी वैसे अब भी बनी हुई है। F की तुलना में G की आय कम है, G की तुलना में H की आय कम है, H की तुलना में I की आय कम है, और इनकी आयों में कोई अंतर नहीं आया, और इनके मध्य जो आयों का अंतर है वो ज्यों का त्यों है, क्योंकि ये कर छूट सीमा से बाहर आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो इतने निर्धन हैं कि सरकार इनके ऊपर कर नहीं लगाना चाहती, और इस नाते इनके ये कर से छूट पा जाएंगे। तो एक और प्लस पॉइंट हुआ कि किसी अन्य कर की व्यवस्था में निर्धनों पर भी अगर कर लग जाता तो हमारे समाज का जो कल्याण है वो घट जाता, क्योंकि इनको जो हानि होती और इनको ज़्यादा हानि होगी इन पे कर लगेगा, क्योंकि इनके मुद्रा की सीमांत उपयोगिताएँ ज़्यादा होती हैं। और अगर इनको हम कर से राहत दे देते हैं तो इस सिद्धांत का एक और ये गुणात्मक पहलू है या अच्छाई है कि इसमें गरीबों को हमने कर से मुक्त कर दिया, और कर जो लिया वो एक सीमा के ऊपर के आय वालों से लिया, और वो भी प्रगतिशीलता के आधार पर लिया, जिनकी आय ज़्यादा उनसे ज़्यादा, जिनकी आय कम उनसे कम। तो इस चित्र में ये जो न्यूनतम कर आय की सीमा है MM, मिनिमम टैक्स लिमिट है ये, अर्थात ये आय की न्यूनतम सीमा है। इसके नीचे वाले के ऊपर आय कर नहीं लगेगा, इसके ऊपर वाले पर कर लगेगा, और उनकी पूरी की पूरी आय कर के रूप में ले ली जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये 5 व्यक्तियों की आय कर के उपरांत जो है MM- के बराबर होगी, आय बराबर हो जाएगी, और इन सब के सीमांत त्याग बराबर होंगे। अब यहाँ ध्यान रखिए कि सीमांत त्याग केवल करदाताओं के बराबर होंगे। जिन्होंने कर नहीं दिया है उनकी आय बराबर नहीं होगी, उनकी आय अब भी वैसे ही रहेगी, उनकी आयों में अंतर अब भी वैसे बना रहेगा। जितने लोगों पर कर लगा है, कर के उपरांत इन करदाताओं की आय बराबर हो जाएगी। इसकी आय भी यहाँ तक जाएगी, ए से लेके यहाँ तक, इसकी भी यहाँ तक, इसकी भी यहाँ तक, इसकी भी, अर्थात सबकी आय इस MM सीमा पर रहेगी, और इसके ऊपर की पूरी आय कर के रूप में ले ली जाएगी। तो ये इस चित्र के माध्यम से हमने ये व्यक्त किया कि कुल त्याग न्यूनतम होगा, और कुल त्याग न्यूनतम तब होगा जब सबके जितने लोगों पर कर लगा है उनके सीमांत त्याग बराबर हो जाएं। कर की अंतिम इकाई के रूप में जो उन्होंने कर दिया है उससे होने वाला त्याग जो है वो सबका बराबर हो जाए, और जब सबका बराबर हो जाए तो कुल त्याग न्यूनतम हो जाएगा। और जब कुल त्याग न्यूनतम होगा तो उसकी जो विशेषताएं हैं वो यहाँ बता दी गई कि ऐसी स्थिति में एक चीज़ तो वही है कि करारोपण के बाद जितने लोगों ने कर दिया है उसकी आय बराबर हो जाएगी, उनकी सीमांत त्याग बराबर हो जाएंगे, और इस सीमा के ऊपर की पूरी आय सभी करदाताओं की कर के रूप में ले ली जाएगी। इस न्यूनतम सीमा के नीचे जो लोग हैं वो कर से मुक्त हो जाएंगे, और उनके मध्य जो आय का वितरण पहले था वो ज्यों का त्यों वैसे ही बना रहेगा। यहाँ पर हम पहले भी, इसके पहले जब हमने पढ़ा है एबिलिटी टू पे थियरी, और जो इसी मेरे चैनल पर आपको अलग वीडियो के रूप में दिखेगी, बेनिफिट थियरी भी, एबिलिटी टू पे थियरी भी, और एबिलिटी टू पे थियरी का ही ये एक रूप है जहाँ हम सीमा त्याग की समानता की बात कर रहे थे। वहाँ 3 कंसेप्ट हमारे सामने आए थे कि एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस को बराबर किया जाए, प्रोपोर्शनल सेक्रीफाइस को बराबर किया जाए, और मार्जिनल सेक्रीफाइस को बराबर किया जाए। तो वहाँ मार्जिनल सेक्रीफाइस को बराबर हमने कर दिया है, लेकिन वहाँ पर इतनी बृहद व्याख्या अलग से नहीं की जा सकती थी, इसलिए उसको वहाँ संक्षेप में बता के और एबिलिटी टू पे अप्रोच में उसको बता दिया गया है। उसी सिद्धांत को अलग जब हम न्यूनतम कुल त्याग सिद्धांत के रूप में अलग से पढ़ते हैं तब हमको थोड़ी विस्तार की ज़रूरत थी। इस नाते इस सिद्धांत को हमने यहाँ पर थोड़ा विस्तार से बताने का प्रयास किया है। जो हम आपसे कह रहे थे कि सीमांत त्याग को जब हम सिंबॉलिक रूप में या समीकरणों के रूप में दिखाते हैं तो हम लोग जानते हैं कि अगर कुल उपयोगिता का हम अवकलन करें, डिफ्रेंसिएशन गणितीय भाषा में करें कैलकुलस के अंतर्गत, तो सीमांत त्याग निकल जाता है। तो अगर कुल यूटिलिटी का जो फंक्शन है वो
यू वाई होगा, वाई का उपयोगिता हमको दिखानी है तो यूटिलिटी ऑफ वाई ये फंक्शन होगा। अगर हमको त्याग का दिखाना है तो हमको यूटिलिटी उस वाई में से टैक्स की राशि को घटाना होगा। और इस रूप में अगर हम दो व्यक्तियों के पर से कर लगाएं और ये देखें कि दोनों के सीमांत त्याग बराबर हों तो उनको हम अगर बीजगणितीय रूप में समीकरणों के रूप में दिखाने का प्रयास करें तो हम उसको इस रूप में दिखा सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये वहाँ भी हमने लिखा है, यहाँ भी लिख रहे हैं। ये देखिए फंक्शन है u y a का मतलब है a की आय। y जब a लिखते हैं तो इसका मतलब होता है a की आय, और जब TA लिखते हैं तो इसका मतलब A का टैक्स कर, जो A ने कर दिया है वो कितना है। ऐसे जब लिखते हैं YB तो ये B की आय है, और जब लिखते हैं TB तो B द्वारा दिया गया टैक्स है। और U जो है वो यूटिलिटी को दिखाएगा, कुल यूटिलिटी फंक्शन को दिखाएगा। तो यहाँ पर, और ये D अपान जो DU और करके DY, देखिए अवकलन को हम ऐसे लिखते हैं, जब Y फंक्शन ऑफ X लिखते हैं तो जब इसका अवकलन करते हैं तो इसको लिखते हैं DY अपान ये x जो है fx dx लिखते हैं। तो जो फंक्शन है वो यहाँ लिखा जाता है। ये फंक्शन है y a माइनस टी ए, तो इसको y माइनस टी ए ये इसी dx x की जगह पर रखा हुआ है। और ये जो y है, ये y जो है वो यहाँ u के रूप में लिखी है। तो इस रूप में अवकलन के रूप में इसी फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर किसी की नहीं समझ में आता है तो वो केवल ऐसे लिख के छोड़ सकता है, और अगर एकदम नहीं आता है तो छोड़ भी सकता है। तो हम इस सीमांत त्याग की बराबरी को दो करदाताओं के संदर्भ में इस प्रकार से लिखते हैं। ये है, देखिए मार्जिनल सेक्रीफाइस ऑफ ए है इधर, मार्जिनल सेक्रीफाइस ऑफ बी है इधर, और इस फलन को हम ऐसे लिखते सकते हैं डी यू वाई ए माइनस टी ए, जहाँ पर वाई ए की आय है और टी ए जो है ए का द्वारा दिया गया टैक्स है। यहाँ पर इसमें वाई बी की आय है और टी बी माने बी द्वारा दिया गया टैक्स है। यू यूटिलिटी फंक्शन को दिखाते हैं और डी अपान जो डी वाई टी ये अवकलन का चिन्ह है। और इस प्रकार से कुल उपयोगिता फलन को या कुल त्याग फलन को जब हम अवकलन करते हैं तो हमें सीमांत त्याग मिलता है। तो हम इसको इस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। और अब समय तो हमारे पास अब ज़्यादा इस वीडियो के लिए नहीं है, तो इतना हम बता दें कि ये करारोपण का अंतिम सिद्धांत है। और इसमें जो कठिनाइयां हैं वो हैं कि हम कल्याण को कैसे मापें, हम उपयोगिता या त्याग को कैसे मापें, लेकिन माप न पाएँ। लेकिन जो हम कह रहे हैं कि ये सही है कि जैसे जैसे कर लगता है वैसे वैसे कष्ट बढ़ता है। तो अगर हम उसको किसी यूनिट में लिखते हैं तो इससे हमारे निष्कर्ष पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे हम उसको माप पाएँ चाहे न माप पाएँ। और इस रूप में कहा गया कि इन सब के बावजूद भी उपयोगिताओं को हम भले माप न पाएँ, कष्ट को भले न माप पाएँ, लेकिन उसके आधार पर जो ये सिद्धांत